वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। दिल्ली में एक बड़ा सियासी बवाल चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। वजह आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी है। आप यूं मानिए कि दोनों दलों के बीच खुलकर युद्ध चल रहा है। एक दूसरे को ललकारा जा रहा है और एक दूसरे की कलई खोलने में कोई मौका नहीं चूका जा रहा है। आज अर्ध सत्य में मैं संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ईडी क्या सवाल करेगा, यह बताने की कोशिश करूंगा। कथित शराब घोटाले का पूरा मकड़जाल क्या है, क्योंकि समझना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आज आसान तरीके से आपके सामने पूरे मामले को रखने का प्रयास करूंगा। जो हमारा लगातार अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों में कि सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है, तो आज हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दो राज्यों के अहम ज़िलों के सरकारी अस्पताल का हाल आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आपके हक में इंडिया न्यूज़ का जो अभियान है वो जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप इंडिया न्यूज़ से जुड़िए, अपने हक की खातिर, अपने अधिकार की खातिर आपकी आवाज़ बुलंद हो और व्यवस्था उसको सुने और उसके मुताबिक बदलाव लाया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के तीसरे ऐसे नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है ईडी के जरिए या यूं सीबीआई के जरिए। संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। करीब 1.5 साल पहले केजरीवाल सरकार के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में गिरफ्तारी हुई थी। इस साल फरवरी में दिल्ली शराब घोटाले में आरोप के दायरे में आए पार्टी के नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और तब के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और अब आम आदमी पार्टी के तेवरदार सांसद संजय सिंह को उसी कथित शराब घोटाले में ईडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। यानी कि 16 महीनों के भीतर 3 नेता पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ गए। लड़ाई अब इस बात को लेकर के है कि सही कौन है और गलत कौन। बीजेपी कह रही है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी की असलियत ये है कि वह महाभ्रष्ट है। न्यायालय ये कह रहा है कि जिस प्रकार के साक्ष्य आए हैं उसमें पैसे के लेन देन को लेकर जो तथ्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं उनके अनुसार यह हिरासत में रखकर पूछताछ नेसेसरी अर्थात आवश्यक प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो आम आदमी पार्टी जो भारत की राजनीति में मूल्यों की राजनीति स्थापित करने का दावा करके आई थी, वो सबसे मूल्यहीन पार्टी दिखाई पड़ रही है। और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अब एक के बाद एक नेता जिस प्रकार से उभरते चले आ रहे हैं इसमें, तो ऐसा लगता है कि दारू के दरिया में पता नहीं कितने डूबे और उतराए हुए हैं। विकल्प की राजनीति, मूल्यों की राजनीति, आम आदमी पार्टी जिसका दावा करती रही है, बीजेपी उसी पर हमला कर रही है। इसका जवाब आम आदमी पार्टी अपने तरीके से दे रही है। पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा थाम रखा है। वे चीख चीख करके कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बदनीयती से पार्टी के यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ी है और संजय सिंह गिरफ्तारी भी उसी का नतीजा है। कि पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है।
थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। बीजेपी पूछती है कि अगर फर्जी है तो आपने जो आबकारी नीति तैयार की थी उसको वापस क्यों ले लिया और पुरानी नीति को फिर से क्यों अख्तियार कर लिया। दिल्ली शराब घोटाले का ऐसा मामला है जो आम आदमी की समझ में आसानी से नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें कई किरदार हैं, कई मुकदमे हैं, कई आरोप हैं, और ऐसे में आपके लिए ये पता करना मुश्किल है कि किस पार्टी के दावे में कितना दम है। लिहाजा आज इस पूरे केस को आसानी से समझेंगे और यह जानेंगे कि जो आरोप हैं वे कितने दमखम वाले हैं। पहला सवाल ये है कि संजय सिंह गिरफ्तारी क्यों हुई। ईडी का कहना है कि शराब घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा, जो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्होंने संजय सिंह का नाम लिया है। दिनेश अरोड़ा ने ये बताया है कि वह सबसे पहले 2020 में एक फंक्शन में संजय सिंह से मिला। उसके बाद संजय सिंह ने उसके साथ नज़दीकियां बढ़ाई या फिर उसकी नज़दीकियां संजय सिंह के साथ बनती चली गई, रिश्ते बेहतर होते चले गए। दिनेश के मुताबिक संजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनसे मुलाकात करवाई और उनके जरिए ही वह मनीष सिसोदिया से मिला। सूत्रों की माने तो दिनेश अरोड़ा ने बताया है कि जब मनीष सिसोदिया से मुलाकात दिल्ली चुनावों से पहले फंड जुटाने के कार्यक्रम में हुई थी तो उससे कहा गया था कि आप फंड जुटा करके पार्टी को दें। उसने अपनी तरफ से अपनी तरह के कई रेस्तरां चलाने वाले जो कारोबारी थे उनसे चंदा वसूला और 42 लाख रुपए पार्टी फंड में मनीष को दिए, ये आरोप है। और संजय सिंह को फ़ोन करके पूछा था कि पैसा मिल गया क्या। इस बात की उसने इत्तला भी की, कंफर्म किया। यह एक मामला है जो एक है 82 लाख का। एक दूसरा मामला है संजय सिंह को 3 करोड़ रुपए देने का। ईडी ने जब संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया तो कहा कि 1 अक्टूबर 2023 को दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने से पहले यह बताया था, हालांकि चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र ईडी ने किया है कि सांसद संजय सिंह को 3 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस रकम में 2 करोड़ तो उनके घर पर डिलीवर किए गए और 1 करोड़ इंडोस्पिरिट दफ्तर में पहुंचाए गए। इंडोस्पिरिट शराब घोटाला मामले की एक और आरोपी और शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की कंपनी है। ईडी के इस आरोप पर संजय सिंह ने सवाल किया कोर्ट में कि खुद ईडी दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा, यह भी एक आदमी है जो इसी मामले में आरोपी है, गिरफ्तार, इन दोनों से 10 बार पूछताछ कर चुका है, तो फिर क्या उसको 1.5 साल बाद ये ख्याल आया कि उसने पैसे दिए थे। इस पर ईडी ने अदालत से कहा कि संजय सिंह का पद बहुत बड़ा और प्रभावशाली है और उनका राजनीतिक कद बड़ा है। संजय सिंह ने जो सवाल किया था वो सवाल कोर्ट ने भी किया था। इसके बाद ईडी ने अपना जवाब रखा था। ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के कद और हैसियत के चलते डरा हुआ था। इस पर संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा और मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि दिनेश अरोड़ा 3 अक्टूबर को ईडी की तरफ से सरकारी गवाह बना और 4 तारीख को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। ये स्थितियां हैं इस पूरे मामले की। अब आगे इस मामले की सुनवाई कर रही राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को ईडी की कस्टडी में भेजते समय क्या कहा, यह जानना भी जरूरी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी अनुचित नहीं थी क्योंकि ईडी ने संजय सिंह पर दिल्ली शराब नीति मामले में 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। इसलिए संजय सिंह से हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि घोटाले के पैसों और उससे संबंधित बाकी गतिविधियों का पूरी तरह से पता लगाया जा सके। संजय सिंह के खिलाफ दिनेश अरोड़ा और बाकियों के बयानों की पुष्टि मुकदमे के दौरान की जाएगी। जांच के मकसद से इस तरह के बयानों पर विश्वास कर उन पर विचार किया जाना चाहिए, ये अदालत ने कहा।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी की कस्टडी में भेजे जाने के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तलवारें तन गई। साक्ष्य ये आए हैं कि पॉलिसी में चेंज इस आधार पर किया गया है और यह चेंज नीतिगत है। नीतिगत है तो इसका मतलब पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, विषय सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। इसका मतलब हो गया कि नीतिगत निर्णय में पूरी पार्टी इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है यह शराब का घोटाला तो इनके लिए वैसा बनता चला जा रहा है कि एक तरफ इन्होंने पॉलिसी विड्रॉ की। मैं इस बात को पुनः रीएम्फसाइज करना चाहता हूं, सीबीआई इंक्वायरी शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली। क्यों विड्रॉ की अगर सब कुछ सही था? और विड्रॉ करने के बाद आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं और डिफेंड करते हुए आप उस दलदल में धंसते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कर्म किए हैं आम आदमी पार्टी ने, अब वो पूरी चुनौती के साथ उनके सामने आ रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ दो और चेहरे चर्चा में आ गए। एक सर्वेश मिश्रा और दूसरे हैं विवेक त्यागी। सर्वेश संजय सिंह के बहुत करीबी हैं। आप यूँ मानिए कि संजय सिंह की जो संसदीय तैयारियां होती हैं, संसद में जो भाषण देते हैं, उसमें भी वो सहयोग करते रहते हैं। अन्ना आंदोलन के समय से ही सर्वेश संजय सिंह से जुड़े हुए हैं। वे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और आप उनको सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव देख सकते हैं। ईडी का कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के घर पर जो 2 करोड़ रुपए दिए या डिलीवर किए, उसको सर्वेश सिंह ने ही ली। 1-1 करोड़ की 2 डिलीवरी थी अलग अलग, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन आरोप ये है कि जो 2 करोड़ रुपए गए थे उसको लिया सर्वेश ने। विवेक त्यागी वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनको पार्टी के हापुड़ में जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि आम आदमी पार्टी के यूपी के प्रभारी संजय सिंह हैं, इसलिए माना जाता है कि उन्होंने ही विवेक को यह जिम्मा दिया होगा। विवेक को आप अक्सर संजय सिंह के साथ देख सकते हैं। जब भी संजय सिंह चल रहे होते हैं तो ड्राइविंग सीट पर आप विवेक को ही पाएंगे। आरोप यह है कि आबकारी का एक काम फंसा हुआ था जिसे संजय सिंह ने करवाया और बदले में एक और आरोपी अमित अरोड़ा, उसकी कंपनी है एरालियास हॉस्पिटैलिटी, उसमें कमर्शियल प्रॉफिट का ऑफर या उसकी हिस्सेदारी दिलवाई। संजय सिंह के एक और करीबी कंवरवीर सिंह भी हैं, जिनसे ईडी पूछताछ करने की तैयारी कर रहे इन तीनों को समन किया गया। यानी अभी तक जो आपने देखा उसमें 4 मुख्य किरदार हैं। एक संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तेवरदार राज्यसभा सांसद। दूसरे दिनेश अरोड़ा, मामले के आरोपी और सरकारी गवाह। तीसरा और चौथा किरदार सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी का है। जाहिर है ईडी संजय सिंह से कस्टडी में सवाल जवाब जब करेगा और बाकी तीनों लोगों को भी सामने बिठाकर पूछताछ करेगा तो वो सच जानने की कोशिश करेगा, जो उसके पास सबूत सुराग हैं, जानकारी है, उसके आधार पर। बहुत संभव है कि ईडी कुछ सवालों को लेकर संजय सिंह से जवाब चाहे और वो सवाल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं, दिनेश अरोड़ा से पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी और कहाँ हुई थी, क्या आपको दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से अपने सरकारी आवास पर मीटिंग की थी, यानी कि जो आपका संसद वाला मकान है उस पर इन दोनों लोगों से आपने कभी मुलाकात की, अगर बैठक हुई तो कब, उसका एजेंडा क्या था और उसमें कौन कौन शामिल था। सर्वेश मिश्रा कौन है और आपके साथ कब से जुड़े हुए हैं, क्या आपने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था, क्योंकि आरोप यही है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए मनीष सिसोदिया से मुलाकात की थी। जैसे आरोप ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर दिनेश अरोड़ा ने अरविंद से मुलाकात की और उस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। अगला सवाल ये होगा कि क्या आपने रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए दिनेश अरोड़ा को कहा था। यह आरोप दिनेश अरोड़ा का है कि चुनाव से ऐन पहले
ये कहा गया था कि जो रेस्तरां चलाने वाले आपके मित्र कारोबारी हैं, उन लोगों के ज़रिए आप पैसा लाइए और पार्टी की मदद कीजिए। और 82 लाख रुपये दिनेश अरोड़ा के मुताबिक या ईडी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने उससे कहा है कि 82 लाख रुपये उसने आम आदमी पार्टी को दिए मनीष सिसोदिया को। क्या आपके कहने पर 82 लाख रुपये का चेक दिया गया था? यह सवाल ईडी पूछेगा संजय सिंह से। क्या आपने अपने स्टाफ मेंबर सर्वेश मिश्रा को दिनेश अरोड़ा से 1 रुपये लेने के लिए कहा था? 1 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़, जो डिलीवरी दिनेश अरोड़ा के मुताबिक एक बार गई थी और दूसरी डिलीवरी एक बार और गई थी। आरोप, क्या 2 बार में 1-1 करोड़ करके दिनेश अरोड़ा ने आपको 2 करोड़ दिए? सवाल यह भी होगा कि क्या आपको पता था कि सर्वेश मिश्रा ने दिनेश अरोड़ा से पैसे लिए? अमित अरोड़ा की जो पीतमपुरा वाली शराब की दुकान थी, उसको ओखला ट्रांसफर कराने में आपकी क्या भूमिका थी? संजय सिंह पर ईडी के मुताबिक यह भी आरोप है कि उन्होंने अमित अरोड़ा की एक दुकान थी पीतमपुरा में, उसको उन्होंने ट्रांसफर करवाया ओखला, और चूंकि इसमें सरकारी विभाग शामिल था, आबकारी विभाग शामिल था और आबकारी का जिम्मा मनीष के पास था, तो उन्होंने खुद उसमें दखल दे करके वो ट्रांसफ़र करवाया था। उसके बदले में अमित अरोड़ा की कंपनी में विवेक त्यागी को हिस्सेदारी दी गई थी, यह आरोप है। मैं चाहता हूं कि आपको सारी तस्वीरें साफ करके रखूं, यह पूरा मामला आपको समझ में आए। सवाल ईडी संजय सिंह से यह भी करेगा कि एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी? क्या आपने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा की केजरीवाल से मुलाकात कभी करवाई थी, अरविंद केजरीवाल से? कुल मिलाकर सवाल ऐसे ही होंगे जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि पूरा आरोप और पूरा मामला इसी के चारों ओर घूमता है। और इनको क्रॉस चेक करने के लिए कभी दिनेश अरोड़ा को तो कभी सर्वेश को या कभी विवेक त्यागी को आमने सामने संजय के बिठाया जाएगा, या हो सकता है कि तीनों को बिठाया जाए संजय सिंह के सामने और फिर सवाल जवाब किया जाए, क्योंकि एजेंसीज इंट्रोगेशन ऐसी ही करती है। जो 5 दिनों की कस्टडी है ईडी के बाद संजय सिंह की, उस दौरान इन सवालों का जवाब ईडी जानने की कोशिश करेगा। दिल्ली शराब घोटाले में 2 एजेंसियां जांच कर रही हैं, यह भी आपको समझ में आना चाहिए। एक है सीबीआई और दूसरा विभाग है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रत्यर्पण निदेशालय जिसको हम कहते हैं, ईडी। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि शराब नीति बनाते समय कौन कौन सी अनियमितताएं बरती गईं। जो ईडी है वो इस बात की जांच कर रहा है कि पॉलिसी बनाते समय और लागू करते समय मनी लॉन्ड्रिंग हुई क्या, पैसे की लेन देन, हवाला वगैरह, यह सब हुआ क्या, इसकी जांच ईडी कर रहा है। पूरे मामले में अब तक दोनों एजेंसीज ने 15 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और इनके अलावा विजय नायर, यह नाम अब आप सामने आते जा रहे हैं, समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और पी शरथ चंद्र रेड्डी। इन लोगों के साथ कई और लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई पड़ी हैं इस मामले में, वो भी आरोपी हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई का शिकंजा इन्हीं लोगों पर ज़्यादा कसा हुआ है जिनका नाम मैंने आपके सामने रखा। थोड़ी देर के लिए इन लोगों के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं कि इन जिनों का नाम मैंने लिया, ये कौन कौन से लोग हैं, ये क्या करते रहे हैं। सबसे पहले विजय नायर। विजय नायर, ईडी और सीबीआई का शक है कि कथित शराब घोटाले में सबसे अहम कड़ी यही शख्स है। एक कंपनी है ओनली मच लाउडर, OML। उस कंपनी का काम एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट का है और इस कंपनी के वो CEO हैं विजय नायर। आम आदमी पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे और माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल के नज़दीकी भी हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में नामजद आरोपियों में गिरफ्तार होने वाले लोगों में विजय नायर पहले थे। दूसरा नाम है समीर महेंद्रू का। समीर शराब के बड़े कारोबारी हैं। उनकी कंपनी का नाम है इंडोस्पीड। जो दिनेश अरोड़ा बता रहा था कि जो 1 करोड़ रुपया मैंने जाकर के इंडोस्पीड के दफ्तर पर दिया था, वो इंडोस्पीड समीर की ही कंपनी है। आरोप यह है कि दिल्ली सरकार से अपने हक में समीर महेंद्रू ने फैसला करवाने के लिए मोटी रकम रिश्वत के तौर पर दी। अब बात दिनेश अरोड़ा की। दिनेश की गिनती दिल्ली के बड़े कारोबारियों में होती है। उनके कई रेस्तरां हैं। 2018 में दिनेश ने ईस्ट मील कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली और उसके बाद उसने कई कंपनियां खोली।
दिनेश अरोड़ा कथित शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गया है और उसके बयान के आधार पर ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अब एक और अहम किरदार जिसका नाम है अमित अरोड़ा। अमित अरोड़ा भी शराब कारोबारी है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया का करीबी है और शराब नीति में बदलाव में उसकी अहम भूमिका रही। इस बात का शक है कि अमित अरोड़ा 3 दर्जन से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर रहा है या है, और आरोप यह भी है कि उसकी कंपनियों के अकाउंट से होटल और फ्लाइट्स के टिकट बुक हुआ करती थी। ये उन किरदारों की भूमिका है जो मुख्य तौर पर बड़े आरोपी हैं कथित शराब घोटाले के। ईडी और सीबीआई की जांच में जो चीज़ें दोनों एजेंसियों के मुताबिक सामने आई हैं उनको थोड़ी तफसील से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पैसे का लेन देन रहा है उसी को आप बेरवार समझिए। विजय नायर इस बात की कोशिश कर रहे थे इस पूरे मामले में, ये मैं फिर कहता हूँ कि ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियाँ जो हैं उन्होंने जो मामला दर्ज किया है और उनकी तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है आरोप के तौर पर उन्हीं के हवाले से कि विजय नायर इस बात की कोशिश में थे, उनकी भूमिका ये थी कि समीर महेंद्रू के बिजनेस को वो फ़ायदा पहुंचाएं, उनको मंजूरी दिलवाएं सरकार की तरफ से। जो 1 करोड़ रुपए की एक किश्त संजय सिंह के यहाँ पहुंचाई गई, जांच कहती है कि विजय नायर के कहने पर ही यह रकम दी गई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि यह राशि अरोड़ा के यानी कि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी के जरिए संजय सिंह के घर पर पहुंचाई गई थी। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा को विजय नायर के कहने पर मार्च-अप्रैल 2022 में अभिषेक बोयिनपल्ली से 4 करोड़ रुपए मिले थे। अभिषेक बोयिनपल्ली भी इस मामले में आरोपी है। 4 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए हरिंदर सिंह ने डिफेंस कॉलोनी में बोयिनपल्ली के दफ्तर से लिए थे। इस राशि में से 1 करोड़ रुपए नकद दिनेश अरोड़ा ने एक अपने आदमी के जरिए संजय सिंह के घर पर सर्वेश मिश्रा को दिलवाए थे। यानी 1-1 करोड़ करके 2 करोड़ की रकम पहुंची थी, जिसका जिक्र ईडी ने अदालत में किया और कहा कि कुल 3 करोड़ रुपए दिए गए थे। 1 करोड़ जो है वो इंडोस्पिरिट कंपनी के दफ्तर पर दिए गए थे और इसी की जांच के लिए ईडी ने संजय सिंह को अपनी कस्टडी में लिया है और अदालत ने कहा कि चूंकि जांच गंभीर है इसलिए कस्टडी में दिया जाना जरूरी है। ईडी का कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के घर पर 2 दफा में 2 करोड़ रुपए नकद पहुंचाए थे जो राशि गई थी। एजेंसी का यह भी दावा है कि दिनेश अरोड़ा ने यह माना है कि उसने दिल्ली में ओखला में इंडोस्पिरिट्स के दफ्तर पर समीर महेंद्रू की कंपनी के दफ्तर से 1 करोड़ रुपए की नकदी भी ली थी। ईडी के मुताबिक इसकी पुष्टि कर्मचारी की जो सीडीआर है उसके लोकेशन से होती है और उसी आदमी ने जाकर के संजय सिंह के आदमी को सर्वेश मिश्रा को रकम दी थी। यह आरोप है। जांच एजेंसी की माने ईडी की तो दिनेश अरोड़ा ने गोवा चुनाव के लिए विजय नायर के कहने पर अगस्त-अक्टूबर 2021 में समीर महेंद्रू से 3 करोड़ रुपए लिए थे और समीर ने दिनेश अरोड़ा को वे पैसे इसलिए दिए क्योंकि विजय नायर ने उन्हें परनोट रिकॉर्ड का लाइसेंस दिलवाया था। ईडी ने दावा किया कि समीर महेंद्रू ने अपने कैफे को नोट दिया था और नायर से उनके फेस टाइम पर बात की थी। नोट दिया था पैसे के लिए और बात की थी कंफर्मेशन के लिए। यह आरोप है। अब मामला आता है कि अब पूरा शराब नीति कैसे सामने आया, पूरा मामला क्या है, फिर कैसे उसमें एफआईआर दर्ज होती है और कैसे गिरफ्तारियां होती हैं। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। बात नवंबर 2021 की है। नई शराब नीति को लागू किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम तब के मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया और इस ऐलान को करने का कारण उन्होंने ये बताया कि शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी और नई नीति लाने का मकसद ये है कि माफिया राज खत्म होगा, सरकारी खजाना बढ़ेगा, सरकार को पैसा आएगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति को 2021-22 कह करके लागू किया गया। इससे शराब कारोबार से सरकार से बाहर हो गई और यह बिजनेस निजी हाथों में चला गया। यानी कि शराब कारोबार से सरकार बाहर और प्राइवेट जो लोग थे वो अंदर आ गए।
कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री भी हुई। उस समय दिल्ली में शराब की बिक्री का जो आंकड़ा देखेंगे आप, वो कई गुना बढ़ गई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध भी होने लगा। जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा। ध्यान दीजिएगा, मामला अब जुलाई आ गया। अक्टूबर नवंबर में पॉलिसी लागू होती है, जुलाई में घोटाले का आरोप लगता है। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को सौंपी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को गैर वाजिब तरीके से लाभ पहुंचाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी ओर कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। यानी कि चीफ सेक्रेटरी ने उसमें घोटाले का आरोप लगाया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी मंजूरी के बगैर यह बदलाव किया गया है, ये गलत है, गैर संवैधानिक है। अगस्त 2022 को सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज कर लिया और केस दर्ज करने के बाद उसने मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई, रेड हुई। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया पिछले साल 22 अगस्त को। जुलाई 2022 में सरकार ने नई नीति को रद्द किया। विवाद बढ़ने लगा था। 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द करके जो पुरानी शराब नीति थी उसको अपनाने का फैसला किया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज़्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। फरवरी 2023 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक्साइज डिपार्टमेंट, चूंकि उनके पास ही एक्साइज था, इसलिए घोटाले का मुख्य आरोपी मनीष को ही बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद एजेंसी ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक उनको जमानत नहीं मिल सकी है। सीबीआई का आरोप यह है कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे सरकार को नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। और इसी को सरकार कहती है कि 140 करोड़ के आसपास जो लाइसेंस के लिए पैसा आना था वह भी माफ़ किया गया। वह भी एक तरह का घोटाला है। तो कई तरह के आरोप हैं और इस आरोप के दायरे में कई लोग हैं। मामला चल रहा है, 15 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईडी और सीबीआई की जांच जारी है और इस बीच में इस मामले को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में टकराव चल रहा है। जाहिर है यह मामला जो है 2024 के चुनाव में भी गरमाया रहेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में पंजाब और दिल्ली 2 ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां बीजेपी अपनी ज़मीन को मजबूत करने की कोशिश में है। बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटें उसके हिस्से में हैं और पंजाब में भी वो अपनी पकड़ को बेहतर करने की कोशिश में है। लिहाजा उसका टकराव राजनीतिक तौर पर भी आम आदमी पार्टी से होगा और रहेगा। ये आज का मामला है अरसत में। आज इतना है, कल आपसे मुलाकात फिर होती है। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।